नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड का हल्द्वानी आजकल हॉट शहर बना हुआ है। मीडिया का जमावड़ा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सबकी नजर इस बात पे टिकी थी कि अब हल्द्वानी की उस अवैध बस्ती का क्या होगा जिसको बुलडोजर चलाने का आदेश नैनीताल की हाई कोर्ट ने दिया है और यह कहा है कि 7 दिन के अंदर इसको खाली कराया जाए। धामी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, फोर्स की तैनाती कर दी गई थी, स्कूलों में और स्टेडियम में सुरक्षा बलों को टिकाया गया था, बुलडोजरों की व्यवस्था हो गई थी। कुछ लोगों को लग रहा था और रेलवे को खास तौर पे लग रहा था कि अब यह समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकार अब रेलवे की जमीन खाली करा लेगा और फिर रेलवे का वहां जो चौड़ीकरण होना है, नवीनीकरण होना है, वो उसको कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया। अगली तारीख लगा दी और तारीख लगाते हुए टिप्पणी भी की कि जब तक इन 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था सरकार नहीं करती तब तक इनको यहां से हटाने की बात क्यों सोची गई। और इसलिए स्टे देते हुए नोटिस जारी कर दिया है रेलवे को, राज्य की सरकार को कि आप जवाब दें कि ये जो लोग हैं इनके पुनर्वास की व्यवस्था आपके पास क्या है। लेकिन आप जानते हैं इस केस में वहां जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, और झुग्गी नहीं वो पक्की बस्ती है, अवैध रूप से कब्जा करके रेलवे की जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उसको एक इस प्रकार का मुद्दा बना दिया गया है जैसा दिल्ली में सीएए के विरोध में शाहीन बाग खड़ा किया गया था। पूरा का पूरा वो अमला, वो इकोसिस्टम वहां हल्द्वानी में इस समय एक्टिव है। केस धामी सरकार ने नहीं किया, न केस रेलवे ने किया है। यह बस्ती में 1975 में यह कांग्रेस के द्वारा वोट लेने के नियत से लोगों को वहां बसाया गया, उनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए, वहां स्कूल खोला गया, वहां डिस्पेंसरी खोली गई, पानी की टंकी लगाई गई, कुछ लोगों को वहां नगर निगम द्वारा शुल्क भी वसूला गया। लेकिन इसको लेकर आप आश्चर्य से चौंक उठेंगे कि ये जो बस्ती है, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि पूरा खेल क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। 2013 में मोदी सरकार नहीं थी, ये उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और उस समय राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो रविशंकर जोशी नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की और उन्होंने कहा कि ये जो बस्तियां हैं जिसमें गफूर बस्ती, इंदिरा बस्ती और किदवई बस्ती, ये रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से जो बसाई गई हैं, कांग्रेस के टाइम से बसी हुई हैं। लेकिन पीआईएल डालने वाले रविशंकर जोशी ने कोर्ट में ये कहा कि ये जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, ये बस्ती वाले लोग अवैध रूप से ये यहां अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, यहां नशे का कारोबार हो रहा है और यहां बाहर के आए हुए लोग हैं जिसमें बहुत सारे लोग घुसपैठिए हैं और ये लोग यहां नदी के अंदर अवैध खनन कर रहे हैं। यहां जो वहां नदी थी उसका जो पुल था, उस पुल के जो पिलर थे उसके आसपास से पत्थरों को खोदा जा रहा है जिसके कारण ये पुल गिर सकता है। ये पीआईएल 2013 में डाली गई थी और जब ये पीआईएल डाली गई थी सुनवाई होती रही, इसी बीच वो पुल गिर भी गया। इसको लेकर जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में टिप्पणी की थी कि यह अवैध इस तरह का खनन हो रहा है और इस पर राज्य सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। आदेश दे दिया और इसलिए 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया 10 दिन के अंदर अपनी इस भूमि को आप मुक्त कराइए और ये जो अवैध खनन हो रहा है इन लोगों को यहां से हटाइए क्योंकि यहां अपराध बढ़ रहा है, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, 2016 का इसको लेकर के 2016 का जो आदेश था उसको लेकर के ये जो झुग्गी बस्ती वाले लोग थे इनके साथ कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के विधायक और इनका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता है और इस केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बाकायदा 20 दिसंबर 2021 में यह सुप्रीम कोर्ट में केस गया
सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रेलवे को पार्टी बनाया गया और पार्टी बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्काल हाई कोर्ट सुनवाई करे और इस भूमि को खाली कराने के लिए जो भी प्रबंध करना है वो हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उन्होंने वापस हाई कोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए भेज दिया। हाई कोर्ट ने अब इसकी सुनवाई करी और इसके लिए सुनवाई होने के बाद जब ये नोटिस दिया गया कि 7 दिन के अंदर ये खाली हो जाए, क्योंकि मामला पुराना चल रहा है, इन झुग्गियों के अंदर अपराध पनप रहा है, ज्यादातर लोग घुसपैठिए आए हुए हैं और इसलिए रेलवे का विस्तार भी होना है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन आप देखें इसी बीच जो लोग वहां एक्टिव हुए, जो इकोसिस्टम है, वो तरीका यही है, पहले सरकारी भूमि पर कब्जा करें, पहले झुग्गी बनेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां टीन शेड डाल दी जाएगी, फिर उसके बाद कुछ दीवारें पक्की करके पटिया गाटर डाल दी जाएगी, धीरे से फिर लेंटर डाल दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा बिजली और पानी का कनेक्शन। और नेताओं की मिलीभगत से वहां जो निगम पार्षद हैं, वहां जो एमएलए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के थे, उनकी मदद से इनको बिजली और पानी का कनेक्शन, वहां राशन कार्ड और बाकी सुविधाएं हो गई, पक्का हो गया। अब इस तरह से ये केवल हल्द्वानी का सीन नहीं है, भारत में इसी तरह से लाखों हेक्टेयर जमीन को लोगों ने कब्जाया हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही यह आदेश दे रखा है। अब के पहले यह आदेश दिया था और आदेश में आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कोई भी अवैध जमीन पर यदि कोई कब्जा करता है तो इस कब्जे को तत्काल खाली कराया जाए। और इसमें यह कहा कि जो भी कब्जेदार हैं, अगर बुलडोजर प्रशासन चलाता है, कब्जा तोड़ता है, मकान तोड़ता है, तो उसका खर्चा भी उन्हीं से लिया जाए जिन्होंने अवैध कब्जा करके उस भूमि को अधिग्रहण किया हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही आपको बता दूं बदल दिया गया। ये 9 नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसको जो है 10 दिन में खाली कराएं। लेकिन आप देखें कि दिसंबर 20 को 2020 में जो आदेश हुआ था, उस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टे करते हुए और उन लोगों के पुनर्वास की बात कर दी। इस इकोसिस्टम में मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर और इसी तरह द वायर चैनल के उनका स्टिंग हुआ है, बाकायदा ओप इंडिया ने उसका स्टिंग किया है कि किस तरह से वायर का पत्रकार वहां लोगों को भड़का रहा है, स्क्रिप्ट तैयार करवा रहा है और बच्चों को और महिलाओं को यह समझा रहा है कि आपको क्या बोलना है। मैं कैमरा ऑन करूंगा, आपको बोलना है, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना है, आपको कहना है सुप्रीम कोर्ट से कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि हम बच्चे हैं, हम पढ़ने कहां जाएं। आपको रोना भी है। महिलाओं को समझा रहे थे कि आपको महिलाओं को कहना है कि हम गर्भवती हैं, हम इस सर्दी में कहां जाएंगे, हम 50 साल से यहां रह रहे थे, तो आपको रोना भी है। पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और वहां पूरा मीडिया इस काम में लगा हुआ है कि एक नैरेटिव चलाया जाए कि ये बेचारे लोग यहां रह रहे हैं और ये केवल मुसलमान हैं, जबकि हकीकत यह है कि उस क्षेत्र में जहां मस्जिद बनी हुई है वहां मंदिर भी हैं। 16 मंदिर उस क्षेत्र में हैं, हिंदू आबादी भी उस क्षेत्र में है, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से एक भी हिंदू का साक्षात्कार इन चैनल वालों ने नहीं दिखाया जो देश विरोधी नैरेटिव चलाना चाहते हैं। वीडियो में बच्चों से बुलवाया जा रहा है और ओप इंडिया ने जो स्टिंग किया है उसमें वो खुलासा हो रहा है, बच्चे खेलते हुए इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जब चैनल वाले आएंगे हम आपको बताएंगे, आपको स्कूल की वर्दी में पहुंचना है और क्या बोलना है, तो हम पढ़ने कहां जाएं, हम तो गरीब हैं, हमारा स्कूल टूट जाएगा और आपको रोना भी है। यानी एक पूरा स्क्रिप्ट, पूरी एक योजना बनाकर बिल्कुल शाहीन बाग वाले अंदाज में एक नैरेटिव चलाने की तैयारी है ताकि दुनिया में वो एक मैसेज दे सकें कि मोदी सरकार कितनी क्रूर है कि छोटे छोटे बच्चों से उनका स्कूल छीना जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को घर से निकाला जा रहा है और मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है।
स्पेशली नैरेटिव ये चलाने की कोशिश हो रही है। तभी आपको बता दूं, वहां पर ओवैसी पहुंचते हैं, महबूबा मुफ्ती कश्मीर से चलकर आ जाती हैं, वहां सलमान खुर्शीद जो कि केंद्र सरकार में कांग्रेस के समय में कानून मंत्री रहे, वो वकील बनकर खड़े हो जाते हैं, और वहां प्रताप गढ़िया पहुंचते हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। यानी एक तरह से इसको मुस्लिम एंगल दे दिया गया और हिंदू को इसमें साइड कर दिया गया, ताकि एक नैरेटिव चलाने में लोगों को सुविधा मिले। यदि बुलडोजर चलता है, यदि बल प्रयोग होता है, तो यह नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएं कि देखिए मोदी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, यह देखिए बच्चों पर, महिलाओं पर बुलडोजर चला दिया गया। इसकी पूरी तैयारी कर दी गई और इसीलिए शाहीन बाग की तरह वहां महिलाओं को और बच्चों को आगे कर दिया गया। पूरा आंदोलन महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से चल रहा था। पुरुषों को वहां से पीछे कर दिया गया है, ये योजना का हिस्सा बनाकर। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इसमें होनी है 7 फरवरी को। नोटिस का जवाब सरकारों को देना है और रेलवे को देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है कि 50,000 लोग जो हैं, इनके पुनर्वास की पहले व्यवस्था करें, तब इन पर प्रहार करें, यानी मकानों को तोड़ें। मानवता की दृष्टि से देखते हैं तो यह बिल्कुल सही है कि जो लोग पिछले 50 साल से रह रहे हैं, उनको अचानक से आप कहेंगे घर खाली करो। किसी ने तो पैसे देकर खरीदा है, किसी ने मकान बनाने में पैसे लगाए हैं, तो वो क्यों जाएं? सरकार ने उनसे वोट ली, उन्होंने सरकार में चुनकर लोगों को विधायक बनाकर भेजा, कुछ भी सही, तो लोग कहां जाएं? ये एक समस्या है। और एक मानवता के लिए आप देखिए कि इतनी सर्दी में कोई अगर जानवर भी सड़क पर आपको दिखता है तो मानवतावादी लोग उसको भी कपड़ा ढकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कुत्ते के लिए भी कपड़ा लेकर चलते हैं और उसको बांध दिया है, जिससे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रीट डॉग है। तो ये तो इंसान है, सोचना तो चाहिए। लेकिन यहां बात गौर करने वाली यह है कि अवैध रूप से जो बसाने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की सरकारों में यह काम हुआ, उनको सुविधाएं सारी दी, कांग्रेस ने दी। और आज वही कांग्रेस उनके साथ खड़े होकर यह दिखाने की कोशिश में है कि आपके साथ धामी सरकार और मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, हम आपके साथ हैं। जो भोले भाले लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, उनको ज्यादा राजनीति नहीं आती है। उनको लगता है पत्रकार है, सच ही बोल रहा होगा। सलमान खुर्शीद हैं, ठीक ही बोल रहे होंगे, इतने बड़े वकील, कानून मंत्री रहे हैं। ये जो प्रताप गढ़िया है, ये जो ओवैसी है, ये ठीक ही बोल रहे होंगे। और ये सब लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। इसमें ना तो केंद्र सरकार का हाथ है, ना धामी सरकार का कोई रोल है। रेलवे की जमीन है, इसमें रेलवे का भी रोल नहीं है। रेलवे की मंशा नहीं थी खाली कराने की। एक PIL दाखिल होती है और नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया रेलवे को, अपनी भूमि खाली कराओ, ये अवैध खनन करने वाले लोगों को यहां से हटाना है। ये अपराध का अड्डा बन चुके हैं ये केंद्र। इन कॉलोनियों में आए दिन नशे की खेप पकड़ी जाती है। ये हल्द्वानी की पुलिस से कोई भी जाके डाटा ले, लेकिन ये देश का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि किस तरह से वहां रेलवे लाइन के किनारे इन्होंने रेल की पटरियों के बीच में निर्माण कर रखे हैं, रेलवे की पटरी के ऊपर अपने निर्माण कर रखे हैं। रेलवे का जब आदेश हुआ था, रेलवे की RPF ने कुछ घरों को तोड़ा भी था कुछ दिनों पहले। लोगों के घरों के अंदर से रेल की पटरी मिली है, यानी उन्होंने काट ली और कई तो उसको बेच डाले, फिश प्लेट निकाल देते हैं। रेलवे पर, रेल के डब्बों पर पथराव होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस आप देखिए, देश में जिस भाग में जाती है उसके ऊपर पथराव होता है, वो हाईलाइट बन जाती है, खबर बन जाती है, क्योंकि वो वंदे भारत है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन कई ट्रेनों पे इस तरह की लूटपाट की घटनाएं, बैग छीनकर भाग गए, गाड़ी स्लो है, मोबाइल छीन लिया, गले से चैन खींच ली, कोई गेट पे खड़ा है, उतरने की तैयारी में है, उसका सामान छीन लिया। ये घटनाएं आम हैं। और ये रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए लोग पूरी योजना से हैं। सोचिए, किसी दिन हमारी सेना मूव कर रही होगी, हमारी सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत होगी, तो क्या ये उसी तरह इस रेलवे को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे जो चिकन नेक की बात की थी उमर खालिद ने? ये बहुत गंभीर मामला है।
इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को ध्यान न रखते हुए स्टे दिया है। मानवता के आधार पर दिया होगा, मुझे कानून की जानकारी नहीं है कि किस आधार पर दिया है और आगे क्या होने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन यह हमारी सरकार को सोचना होगा कि कांग्रेस की सरकारों में जो इस तरह के गलत काम हुए हैं, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं, वक्फ बोर्ड को जो संपत्तियां दी गई हैं और उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होती है, तो क्या केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के आने के 1 साल पहले, यानी अपनी सरकार जब उनको जाती दिख गई, 2013 में ही ये अमिटमेंट किया था कि वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है उसको जो चैलेंज करेगा, कोई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसकी सुनवाई नहीं करेगा। वो वक्फ बोर्ड की समिति ही तय करेगी कि भूमि पर कब्जा जो अपना बता रहा है वो उसकी है कि नहीं। और ये यूपीए 2 कार्यकाल में बड़ी योजना षड्यंत्र के तहत हुआ। अगर कोई सरकार सरकारी भूमि को किन्हीं घुसपैठियों को देने के लिए कानून बना सकती है संसद में, तो क्या मोदी सरकार इस कानून को संसद के जरिए पलट नहीं सकती? बिल्कुल पलटना चाहिए। ये पूरे देश की आवाज है। मैं इस चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूं कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 2024 के चुनाव में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो इसको लेकर आक्रोशित हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका वोट बैंक वो घुसपैठिए नहीं है, आपका वोट बैंक वो कट्टरपंथी भी नहीं है, आपके वोट बैंक मुस्लिम समाज में भी हैं राष्ट्रवादी लोग। राष्ट्रवादी लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में कोई भी बाधा हो उसे दूर किया जाए। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसको भी पलटने की ताकत केंद्र सरकार में है, संसद में है। देखते हैं अब संसद भी इस मामले में क्या कदम उठाती है। और अगर यहां से यह तय हो गया कि अतिक्रमण अगर 20 साल, 30 साल, 50 साल पुराना है तो खाली नहीं होगा, पहले उनके लिए जगह बनाओ, मकान बना के दो, तो समझ लीजिए कल को कोई भी सरकारी योजना इस तरह से अटक सकती है। और पहले हमने देखा है कि इसी तरह से योजनाओं को अटकाया गया है। तो क्या देश के विकास में बाधा नहीं है? बड़ा सवाल है। जहां तक रही कांग्रेस की भूमिका की, इसके अलावा मैंने बताया जैसे जिस तरह से वहां टूल किट गैंग तैयार है और वहां पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, मीडिया केवल एक पक्ष दिखा रहा है, बेचारापन, दूसरा पक्ष कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों? यह भी मेरा एक सवाल है। अपने मित्र पत्रकारों से मैं कहूंगा कि वहां वो पुलिस थाने से डाटा लाए और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों की वो बाइट भी जनता तक पहुंचाए कि वहां की जनता इन झुग्गी वालों के बारे में क्या कहती है। तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में आखिरकार ये षड्यंत्र किस तरह से हो रहा है कि सरकारी भूमि को कब्जाओ और फिर पीछे से इकोसिस्टम एक्टिव होता है, फिर वो मीडिया में चलता है और उससे सुप्रीम कोर्ट तक को भी प्रभाव में लाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इससे प्रभावित होता है कि नहीं, ये तो उनके फैसले से आगे आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको लगता है कि ये देश के सभी लोगों को पता लगना चाहिए तो इसको शेयर जरूर करें।